तो हाय फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्या स्टार्ट करने वाले हैं अभी देखिए। पहले सबसे पहले आप सभी लोग को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। और आज स्टार्ट करेंगे हम क्या, देखिए आज स्टार्ट करने वाले हैं हम मॉडर्न फिजिक्स का रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस हो चुका आपका, और डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन हो चुका, और न्यूक्लियस में रेडियो एक्टिविटी था, इसको अलग से मैंने ले लिया, ठीक है। तो इसके बाद रेडियो एक्टिविटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, फिर उसके बाद आपका यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जो है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए 8 टेस्ट सीरीज जाएंगे। 8 टेस्ट पेपर मतलब मैं बना के आप लोग को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आज 9 तारीख 8 तारीख है, 8, 9, 10, 11, ठीक है। ये 4 दिन है और 4 दिन में दो दो टेस्ट कराएंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले आपका आप सब लोग का काम है कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या करेंगे, एस 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 में सब्सक्राइब, ठीक है फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। इसमें मैं शॉर्ट नोट्स लिया हूँ। इसके अगले भाग में मैं क्या लूँगा, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रेडियो एक्टिविटी, तो सबसे पहला यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। देखिए ये क्या होती है, द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ इनविजिबल इनविजिबल अल्फा बीटा गामा रेडिएशन बाई अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। सबसे पहले अगर आपने न्यूक्लियस का वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे मैंने एक जिक्र किया था कि जो न्यूक्लियस होता है वो स्टेबल अनस्टेबल दोनों होता है। तो जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं वही रेडियो एक्टिविटी में जाते हैं, ठीक है। जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं वही रेडियो एक्टिविटी दर्शाते हैं। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस जो होता है, ठीक है, अनस्टेबल न्यूक्लियस जो होता है वो स्पॉन्टेनियस इमिशन करता है। कौन कौन सा इमिशन करता है, मतलब बहुत ही स्पॉन्टेनियस मतलब सटीक, है ना। अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है, ये 3 रे का इमिशन करता है। तो इसी प्रोसेस को अनस्टेबल न्यूक्लियस जब इन तीनों रे का रेडिएशन करता है, निकालता है, तो क्या हो जाता है, रेडियो एक्टिविटी। इसी प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि रेडियो एक्टिविटी रेज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा, ठीक है। ये 3 प्रकार के रेज होते हैं, ठीक है। चलिए, रेडियो एक्टिविटी इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, ठीक है, देखिए हेनरी बेकरल। हाँ, रेडियो एक्टिविटी सबसे पहले किसने किया था, हेनरी बेकरल, ठीक है। हेनरी बेकरल क्या, हेनरी बेकरल, हेनरी बेकरल, ठीक है। यहाँ पे क्यूरी का भी नाम आता है, ठीक है। तो आप क्यूरी भी नोट कीजिए। अगर क्वेश्चन में हेनरी बेकरल नहीं दिया है तो क्यूरी पे आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, फैक्टर ऑन विच रेडियो एक्टिविटी ऑफ सबस्टेंस, किस फैक्टर पे रेडियो एक्टिविटी ऑफ सबस्टेंस डिपेंड होता है। तो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सबस्टेंस, मतलब अगर नेचर क्या, अगर वो उसका नेचर है कि उसका न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल है, ठीक है। अगर किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो रेडियो एक्टिविटी दर्शाएगा, ठीक है। इसलिए नेचर ऑफ सबस्टेंस डिपेंड करता है। और ना ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ना प्रेशर पे डिपेंड करता है, और ना ही कैटलिस्ट पे। इन तीनों से इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बस नेचर ऑफ सबस्टेंस प्रभाव करता है। चलिए, करस्टेरिस्टिक ऑफ अल्फा रेस, देखिए अल्फा रेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी करस्टेरिस्टिक को जान लेते हैं। तो हीलियम न्यूक्लियाई होता है। ये किसका न्यूक्लियाई होता है, हीलियम का। इसका मतलब जो अल्फा रेज होता है उसको हम बोल सकते हैं हीलियम न्यूक्लियाई। और हीलियम न्यूक्लियाई को हम कैसे दर्शाते हैं, 4He2, ठीक है। मतलब 2 इसका एटॉमिक नंबर रहता है और 4 इसका एटॉमिक मास रहता है, ठीक है। चलिए, वेलासिटी इज लेस देन बीटा एंड गामा रेज, जो वेलासिटी होती है किसकी, जो वेलासिटी होती है अल्फा रेज की ना, अल्फा रेज की, वो कम होती है किससे, बीटा से एंड गामा से, ठीक है। वेलोसिटी इज लेस देन बीटा एंड गामा। लेकिन पेनिट्रेटिंग पावर भी लेस होती है। पेनिट्रेटिंग पावर मीन्स उसके मतलब, जैसे मान लीजिए ये कोई स्क्रीन है, तो ये अल्फा रेज की इसमें से छेद करने से निकलने की क्षमता, जो पेनिट्रेट कर दे, मतलब जो अंदर तक चली जाए, तो इसकी लेस होती है, ठीक है। पेनिट्रेटिंग पावर भी लेस होती है, वेलोसिटी भी लेस होती है। चलिए बीटा रेज के बारे में पढ़ते हैं। तो बीटा रेज क्या होता है, तो बीटा रेज किसका बना होता है, अल्फा रेज हीलियम न्यूक्लियाई, और बीटा रेज इलेक्ट्रॉन का, किसका, ये इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज होता है। जो बीटा रेज होता है, बीटा को बी से सिंबल है, ये बीटा रेज होता है और निगेटिव होता है, ठीक है। ये जनरली इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। चलिए, तो वेलोसिटी ऑफ बीटा रेज इज ग्रेटर देन अल्फा रेज, ठीक है। तो ये आप समझ जाइए कि जो वेलोसिटी होती है किसकी, बीटा रेज की, वो ज़्यादा होती है अल्फा रेज से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गामा रेज क्या होता है, देखिए गामा रेज एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ईएम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रेडिएशन, ठीक है। गामा रेज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसके पास ना चार्ज होता है ना मास होता है, ठीक है। नो चार्ज मतलब नो क्यू और नो एम, ठीक है, नो मास नो चार्ज, ठीक है।
मतलब इसको आप ऐसे दर्शा सकते हैं, यहाँ पे गामा का सिंबल बना दीजिए आप, यहाँ पे जीरो लिख दीजिए, यहाँ पे जीरो लिख दीजिए, ठीक है। इसी तरह बीटा को दर्शाना है तो यहाँ पे -1 लिख दीजिए, यहाँ पे जीरो लिख दीजिए, और गामा को दर्शाना है तो यहाँ पे HC लिख दीजिए और 4 2। देखिए दर्शाने का तीनों को कैसे दर्शा सकते हैं। अल्फा को दर्शाएंगे कैसे, 4 2 HC से। और बीटा को कैसे दर्शाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए और यहाँ पे जीरो, यहाँ पे -1 क्योंकि इस पे -1 चार्ज होता है, ठीक है। और क्या होता है, गामा को दर्शाएंगे तो यहाँ जीरो जीरो और यहाँ गामा का सिंबल, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू लाइट। देखिए ये जो गामा रेज होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेलोसिटी कितनी होती है, लाइट के बराबर होती है, मतलब 3 × 10⁸ गामा रेज की वेलोसिटी हो जाएगी। चलिए आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। तो देखते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। तो पढ़िए, a stable nucleus is converted into unstable nucleus by bombarding with fast moving particle like proton, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल इज कॉल्ड आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। देखिए आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी क्या होता है, मतलब अगर स्टेबल न्यूक्लियस, ठीक है, स्टेबल न्यूक्लियस किस में चेंज हो रहा है, अनस्टेबल न्यूक्लियस में, ठीक है, अनस्टेबल न्यूक्लियस में ना, अनस्टेबल न्यूक्लियस में चेंज हो रहा है कब, जब इसके ऊपर हम बम्बार्डिंग करेंगे, मतलब बम्बार्ड इस पे डालेंगे बहुत तेजी से, तीव्रता से, मतलब बहुत हाई वेलोसिटी से किसका बम्बार्ड कराएंगे, या तो इस पे हम प्रोटॉन डाल सकते हैं, प्रोटॉन डाल दें, इलेक्ट्रॉन डाल दें, या तो अल्फा पार्टिकल डाल दें, इसकी बम्बार्डिंग करा दें, तो जो स्टेबल न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल न्यूक्लियस में चेंज हो जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं क्या, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। फास्ट मूविंग, बहुत ही तीव्र गति से चलने वाला प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन किसे कहेंगे, देखिए जो हाइड्रोजन होता है उसके 3 आइसोटोप होते हैं, ठीक है। एक होता है, देखिए 1H0, 1H1, 1H2, और एक होता है 1S3। तो 1H2 को ड्यूट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका एक रिएक्शन दिया है, इसको रिएक्शन देख लीजिए, इसमें क्या दिया है, यहाँ देखिए Al13Al। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो Al होता है, Al का एटॉमिक मास 27 और एटॉमिक नंबर 13 होता है, ये स्टेबल है, ठीक है, ये अनस्टेबल नहीं है, ये स्टेबल है। लेकिन इस पे अल्फा पार्टिकल का अगर बम्बार्डिंग करा दें, देखिए अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2He4। तो स्टेबल न्यूक्लियस एल्युमिनियम का है, इस पे अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग करा दें तो किसमें किसमें चेंज हो जा रहा है, 15, फास्फोरस 15 में चेंज हो जा रहा है और 30 में। और आपको पता होना चाहिए जो फास्फोरस स्टेबल होता है वो फास्फोरस का होता है 32, ठीक है। फास्फोरस 32 पे ये स्टेबल होता है, 30 पे स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। एटॉमिक मास फास्फोरस का 32 रहेगा तब स्टेबल रहेगा। तो आप देख रहे हैं जो स्टेबल है, स्टेबल न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल के बम्बार्डमेंट से फास्फोरस 30 में और एक न्यूट्रॉन निकाल रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, एक न्यूट्रॉन निकाल रहा है। न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है इसलिए इसका कोई एटॉमिक नंबर नहीं होता है, ठीक है, मास होता है। चलिए इसी तरह देखिए, इसी तरह अगर हम इसको रेट करा दें, इसके आगे ये किस में टूट जाता है, अब ये अनस्टेबल बन गया, और अनस्टेबल बन गया तो उसको बम्बार्ड कराने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप टूटता चला जाएगा, अनस्टेबल अपने आप। देखिए अनस्टेबल बन गया तो किस में टूट जाएगा, सिलिकॉन 1430 में टूट जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। चलिए देखते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाई, तो किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था, तो जॉलियोट एंड क्यूरी के द्वारा ये डिस्कवर किया गया था, ठीक है। आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन क्या होता है, देखिए आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन जो होता है इसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। अ प्रोसेस इन विच न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट इज चेंज इनटू न्यूक्लियस ऑफ अनदर एलिमेंट बाय यूजिंग एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है। एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो आप एक बात ध्यान दीजिए कि मतलब क्या बोल रहा है इसमें, एक न्यूक्लियस, ठीक है, एक न्यूक्लियस सेकंड मतलब दूसरे न्यूक्लियस में चेंज हो जा रहा है कब, जब इसके ऊपर एलिमेंट्री पार्टिकल का बम्बार्ड करा दें। एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग करा दें तो जो एक एटम का न्यूक्लियस है वो दूसरे एटम के न्यूक्लियस में चेंज हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए अगर हम कॉपर 63 और एटॉमिक नंबर 30, ठीक है, कॉपर 63 मतलब मास ये है, ये एटॉमिक नंबर, इसको अगर हम इस पे एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करा दें, ठीक है, अगर एक न्यूट्रॉन दे दें इसे, तो अब बताइए एक न्यूट्रॉन देते ही ये किस में चेंज हो जाएगा, ये अभी अनस्टेबल है, ठीक है। तो इस यहाँ पे आके 64 में आ जाएगा, 29 64, यहाँ पे क्या है, ये गामा रेज निकलेगी, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब देखिए इसी तरह कैडमियम 140 48 में 1H0, ठीक है, 1H0 का मतलब यहाँ पे एक इसका एटॉमिक नंबर है, मास नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसका चेंज हो जाएगा किसमें, ये चेंज हो जाएगा 48 CD 115 में, और इसमें से क्या निकलेगा,
1H1, ठीक है, 1H1 बाहर निकलेगा। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, कि यहाँ पे एक चीज़ गलत है ना, यहाँ पे एक चीज़ गलत क्या है कि यहाँ पे 1H2 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 1H2 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बैलेंस नहीं रहेगा, यहाँ पे 1H2 होगा तभी होगा। देखिए कैसे, देखिए जो 48 CD है, ये 48 CD 114, ठीक है, ये अगर 1H0 से नहीं, 1H2 से यहाँ जीरो गलत दे दिया है, 1H2 से रिएक्ट करेगा तो क्या क्या बनाएगा, ये बनाएगा 48 CD 115, ठीक है, अब प्लस 1H1, अब देखिए बैलेंस है, ठीक है, अब बैलेंस है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, फॉर स्टेबल न्यूक्लियर द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन एन रेशियो पी इज 1 से लेके 1.6 तक, मतलब अगर हमें स्टेबल न्यूक्लियस एन अपान मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अपान नंबर ऑफ प्रोटॉन का रेशियो निकालें, अगर 1 से लेकर के 1.6 के बीच में आता है तो उस एटम का न्यूक्लियस स्टेबल होगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, अब डिसइंटीग्रेशन का थ्योरी जानते हैं क्या होता है, ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। According to this theory, radioactive elements are unstable and undergo spontaneous breakdown from one chemical atom to another। ये थ्योरी ये बोलती है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं, मतलब जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, क्या होते हैं, अनस्टेबल, ठीक है। और जो अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियस जिसका होता है, वो अपने आप ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं किसी दूसरे एटम में ना, एक एटम से दूसरे एटम में टूट जाते हैं। जैसे यूरेनियम का आपने देखा था, वो रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है, वो अपने आप क्रिप्टॉन और बेरियम में टूट जाता है, ठीक है। तो मतलब थ्योरी ऑफ डिसइंटीग्रेशन यही कहती है कि एक केमिकल एटम दूसरे केमिकल एटम में टूट जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, क्यों, क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं, ये अंदर ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनका। दिस ब्रेक डाउन क्रिएट्स 3 इमिशन, यहाँ पे 3 इमिशन होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 3 इमिशन, ठीक है। ये इस ब्रेकडाउन में 3 इमिशन निकल सकते हैं, 3 इमिशन निकल सकते हैं। एक होता है अल्फा इमिशन, मतलब अल्फा डीके, एक होता है बीटा डीके, एक होता है गामा डीके, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अल्फा इमिशन की बात करते हैं। तो अल्फा इमिशन क्या होता है, अब ध्यान दीजिएगा, जो अल्फा इमिशन होता है उसमें एक अल्फा पार्टिकल रिलीज होते हैं, ठीक है। अल्फा जो होता है अल्फा इमिशन में, या फिर अल्फा डीके भी बोल सकते हैं इसको, अल्फा इमिशन या अल्फा डीके। तो अल्फा डीके में एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, इन अल्फा मिशन 1 अल्फा पार्टिकल इज रिलीज, मतलब जब अल्फा इमिशन का रिएक्शन आप लिखेंगे तो हमेशा 4He2, मतलब ये बाहर निकलेगा, ठीक है, ये रिएक्शन में से बाहर निकलेगा प्रोडक्ट में, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या ज्ञात हो रहा है, यहाँ से ये ज्ञात हो रहा है कि जो एटॉमिक एलिमेंट पहले था यहाँ पे, उसका जब ये रहेगा तो यहाँ पे एक एटॉमिक एलिमेंट बनेगा प्लस ये बनेगा, मतलब जो नया ये बनेगा, जो नया बनेगा प्रोडक्ट, उसका एटॉमिक मास हमेशा 4 से कम रहेगा और इसका एटॉमिक नंबर 2 से कम रहेगा, ठीक है। पढ़ लीजिए, एटॉमिक मास इज डिक्रीजेज बाई 4, ठीक है, एंड एटॉमिक नंबर इज डिक्रीजेज बाई 2, क्योंकि 4He2 तो निकल जा रहा है ना बाहर, तो यहाँ पे 2 एटॉमिक नंबर में कम आएगा और 4 एटॉमिक मास में, ठीक है। यहाँ पे क्या देखिए रिएक्शन दे दिया है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर जेड है और एटॉमिक मास ए है, ठीक है। अगर इस ये रेडियो एक्टिविटी के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो इसका अल्फा इमिशन रहेगा, इसमें जानते हैं क्या बनेगा, ये मान लीजिए वाई बन रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें एटॉमिक मास 4 कम होना चाहिए, मतलब A-4, ये देखिए 4 कम रहेंगे एटॉमिक मास, और Z-2 2 कम रहेगा क्या, एटॉमिक नंबर। अब प्लस आपको बताया ना 4 2 और He, ये बाहर निकलेगा, ठीक है, हीलियम एटम बाहर निकलेगा, मतलब एटॉमिक मास में 4 से कमी आएगी और एटॉमिक नंबर में 2 से कमी आएगी और ये बाहर निकलेगा, ठीक है, तभी बैलेंस हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप इसका एक एग्जांपल लेना चाहें, अभी तो ये बस सिंबल द्वारा दर्शाए हैं ना, अभी इसका एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं। चलिए तो देखिए, एक देख लेते हैं किसका एग्जांपल, अल्फा डीपी का एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे रुबेडियम है, क्या है, सॉरी रेडियम है। रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। ये 88 इसका क्या होता है एटॉमिक नंबर, और 226 क्या होता है इसका एटॉमिक मास, ठीक है। ये कहाँ जा रहा है, ये अल्फा डीके में जा रहा है, किसमें, अल्फा डीके में। आपको पता है अल्फा डीके में क्या बाहर निकलता है, अल्फा डीके में निकलता है 2He4, ठीक है। तो सबसे पहले ये जब होगा तो इसमें दो चीज बनेंगी, एक बनेगा क्या, रेडॉन बनेगा, रेडॉन क्या हो जाएगा 222 और इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, और निकलेगा क्या बाहर 4 2He। तो आप देख रहे हैं ना, 4 2He बाहर निकला, 226 था तो 200 क्या हो गया, 222, 4 कम हो गया, 88 था तो 86 हो गया, ये क्या हो गया अल्फा डीके, ठीक है। चलिए बीटा डीके की बात करते हैं। तो बीटा डीके में एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ठीक है, मतलब
1e0 ये बाहर निकलेगा, -10 एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और इसमें जो मास में चेंज नहीं होता है, क्योंकि मास यहाँ पे 0 है तो मास में चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन एटॉमिक मास बट एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1। आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक -1 दिया है, ठीक है, -1 दिया है, मतलब एटॉमिक नंबर को एक वहाँ पे एक बढ़ना चाहिए, एक बढ़ेगा तब ये एक घटेगा तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक मतलब -1 यहाँ पे बीटा लिखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, मतलब -1 इलेक्ट्रॉन 0 बाहर निकलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो आप देखिए सिंबल वाइज देख लीजिए, सिंबल में क्या दिया है कि क्या, मान लीजिए एक्स कोई एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर जेड है और एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास है आपका एक्स, सॉरी ए। अब इसको अगर आप बीटा डीके के अंदर ले जाएंगे तो बीटा डीके क्या कहता है, ये वाई में चेंज होगा लेकिन इसका एटॉमिक मास ए से ए ही रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर जेड से एक बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बाहर क्या निकलेगा, -10 ई बाहर निकलेगा, ठीक है फ्रेंड्स, ई, ठीक है। चलिए अब इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, आपका जो क्या है पोटेशियम, ये पोटेशियम जो है आपका, ठीक है फ्रेंड, जो आपका पोटेशियम है मतलब के। अब पोटेशियम का यहाँ पे एटॉमिक जो लिया है, एटॉमिक मास 40 लिया है और 19 लिया है। और स्टेबल, ये स्टेबल नहीं अनस्टेबल है, स्टेबल वाला पोटेशियम का देखिए अब यहाँ पे, ये अगर बीटा डीके के अंदर जाएगा, कौन सा डीके, बीटा डीके, और बीटा डीके के अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, बीटा डीके के अंदर जाएगा तो आपको पता है कि एटॉमिक नंबर बस एक से बढ़ जाएगा, मतलब 19 से 20 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर 20 किसका होता है, कैल्शियम का। और एटॉमिक, ये एटॉमिक मास वही रहेगा, निकलेगा क्या बाहर, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ पे अगर एक घटा देंगे तो 19 फिर से आ जाएगा, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। चलिए गामा इमिशन में देखते हैं। तो गामा इमिशन क्या होता है, इन दिस वन गामा पार्टिकल रिलीज, इसमें एक गामा पार्टिकल निकलता है, गामा का सिंबल ये, और गामा पे नो चार्ज नो मास, इस पे नो चेंज इन मास एज वेल नो चेंज इन एटॉमिक नंबर, इस पे मास में भी चेंज नहीं होता है और एटॉमिक नंबर में भी चेंज नहीं होता है, बस गामा रेज बाहर निकलती हैं, ठीक है, गामा रेडिएशन बाहर निकलता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे मान लीजिए एक्स कोई एलिमेंट है रेडियो एक्टिव, जेड इसका एटॉमिक नंबर, ए इसका एटॉमिक मास, ये किस में जा रहा है, अब ये जाएगा आपका गामा डीके में। तो गामा डीके में जाते ही ये क्या करेगा, गामा डीके में जाते ही एक्स ए जेड जैसा था वैसा ही रहेगा, नो चेंज इन एटॉमिक नंबर नो चेंज इन एटॉमिक मास, लेकिन हाँ एक रेडिएशन बाहर निकलेगी, उसी रेडिएशन का नाम है गामा रेडिएशन, 0 0 रहेगा और ये ऐसे करके बाहर निकल जाएगी, ठीक है, एक रेडिएशन बाहर निकल जाएगी, इसी को बोलते हैं गामा डीके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है फ्रेंड। देखिए बीटा प्लस डीके, बीटा डीके दो प्रकार का होता है, एक होता है बीटा प्लस डीके, एक होता है बीटा माइनस डीके। तो बीटा प्लस डीके क्या होता है, ये बीटा प्लस डीके जो होता है इसमें न्यूक्लियस क्या क्या इमिट करता है, इसमें न्यूक्लियस इमिट करता है न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन, क्या क्या, बीटा प्लस डीके में न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन, ठीक है। इसी का उल्टा बीटा माइनस डीके में न्यूक्लियस क्या इमिट करता है, एक इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, एक एंटी न्यूट्रिनो, एक एक प्रोटॉन, ठीक है। वहां पे न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन, यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फिगर में। देखिए ये देखिए बीटा माइनस डीके, मतलब बीटा माइनस डीके में क्या होगा, बीटा माइनस डीके में इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, लेकिन बीटा प्लस डीके में न्यूट्रिनो बताया मैंने और पॉजिट्रॉन निकलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं, अगर कार्बन 14 ले लें, अगर कार्बन 14 ले लें और इसका बीटा माइनस डीके कराएं तो किस में चला जाएगा, मतलब C14 लेंगे, इसका बीटा कौन सा बीटा माइनस डीके करा रहे हैं तो किस में चेंज होगा, ये चेंज होगा नाइट्रोजन 14 में, ठीक है। और प्लस एंटी न्यूट्रिनो को भी के ऊपर एक बार होता है उससे दर्शाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है, ये हो गया बीटा माइनस डीके। लेकिन अगर आप बीटा प्लस डीके देखना चाहें तो कार्बन 10 ले लेते हैं जो कि अनस्टेबल है, ठीक है, इसका बीटा डीके कराएंगे तो ये बोरान 10 में टूटेगा, ठीक है। न्यूट्रिनो मतलब भी, एंटी न्यूट्रिनो मतलब भी के ऊपर पावर आ जाएगा, बार आ जाएगा, और पॉजिट्रॉन मतलब एक प्लस चार्ज बाहर निकलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रेडियो एक्टिविटी डीके ला क्या होती है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी डीके ला बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक, रेडियो एक्टिविटी डीके ला। देखिए ये ला क्या कहता है, ये कहता है रेडियो और रैंडम स्टैटिस्टिकल प्रोसेस गवर्न बाय मैथमेटिकल ला, मतलब रेडियो एक्टिव डीके ला ये बोलता है कि एक प्रोसेस होता है जिसको मैथमेटिकली गवर्न किया जाता है, ठीक है, स्टैटिक होता है ना। और सुनिए इसका जो रेडियो एक्टिव ला का जो फॉर्मूला था ये था आपका कि एन टी बराबर एन नॉट ई के पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है। और यहाँ पे लेमडा वेवलेंथ नहीं है, यहाँ पे लेमडा है डीके कांस्टेंट, लेमडा क्या है, यहाँ पे लेमडा है डीके कांस्टेंट, ठीक है, डीके कांस्टेंट। और एक चीज याद रखिए कि ये रेडियो एक्टिविटी ला है, ये डायरेक्ट फार्मूला आया है, लेकिन इसका ये फार्मूला आया कहाँ से है, देखिए ये फार्मूला आया है यहाँ से। जैसे कि रेडियो एक्टिव डीके ला कहता है कि जो डी एन बाई डी टी होगा, मतलब एन क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव
एक्टिव सब्सटेंस कितना है इज इक्वल टू होता है, सॉरी ये जो डी एन बाई डी टी होता है, डी एन बाई डी टी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के, ठीक है। कंसंट्रेशन के ये रेट ऑफ कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन कंसंट्रेशन, ठीक है। और ये माइनस में रहता है क्योंकि ये हमेशा घटेगा, ठीक है, क्योंकि घटेगा ना यार, टाइम के साथ रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस का जो कंसंट्रेशन रहेगा वो घटेगा। तो आप बताइए यहाँ पे अगर इसको प्रोपोर्शनल साइन हटा देंगे, डी एन बाई डी टी कर देंगे, यहाँ पे अगर ये साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट है जिसको लेमडा बोलते हैं, ठीक है। और लेमडा ही क्या है, डी के कांस्टेंट। लेमडा क्या है, डी के कांस्टेंट। यहाँ पे लेमडा क्या है, डी के कांस्टेंट, ठीक है फ्रेंड, डी के कांस्टेंट। और एक चीज याद रखिएगा कि इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें, ये जो है ना आपका वैल्यू कि माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लेमडा एन, इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा एक फार्मूला बन के आएगा जो है एन बराबर एन नॉट ई के पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है, यही फॉर्मूला आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और एन नॉट यहाँ देखिएगा, ये क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन, और एन नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है फ्रेंड। चलिए ये है, अब एक ग्राफ देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ग्राफ देख लीजिए, ठीक है फ्रेंड। देखिए इसका जो ग्राफ रहेगा ये कैसे रहेगा, देखिए ये मान लीजिए ग्राफ हो गया ना, और यहाँ पे ये एन, एन मीन्स जो कंसंट्रेशन है, एन नॉट मीन्स जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये बाद वाला कंसंट्रेशन है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटेगा ना यार, मतलब जैसे ही टाइम बढ़ता चला जाएगा कंसंट्रेशन तो घटती चली जाएगी किसी भी सब्सटेंस की, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, एन एन डैश इज इक्वल टू एन नॉट माइनस एन, मतलब जितना इनिशियल कंसंट्रेशन है उसमें से जो बचा कंसंट्रेशन है वो अगर घटा दें तो पता चल जाएगा कि इतना घट गया, ठीक है फ्रेंड। चलिए यहाँ पे टी हो जाएगा, ये टी है यहाँ पे एन है, और यहाँ पे क्या है, एन नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक्टिविटी और टी हाफ अभी आगे है तो उसको डिस्कस करते हैं आगे। चलिए अब क्या है, हाफ लाइफ पीरियड। देखिए जो हाफ लाइफ पीरियड होता है रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस का वो होता है टी हाफ बराबर क्या होता है, टी हाफ बराबर 0.0693 क्या होता है, 0.693 अपान लेमडा। ये ध्यान दीजिएगा, लेमडा को भी डीके कांस्टेंट कहते हैं, कभी कभी किसी क्वेश्चन में के भी लिखा रहता है, तो दोनों का वैल्यू डीके कांस्टेंट होता है। तो टी हाफ का वैल्यू क्या आ गया, 0.693 अपान लेमडा, देखिए यहाँ पे भी दिया है 0.693 अपान लेमडा, ठीक है। हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ हो जाएगा 0.693 अपान लेमडा, और लेमडा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 0.693 अपान टी हाफ, ठीक है। अगर यहीं पे अगर लेमडा की वैल्यू निकालनी हो तो लेमडा मतलब डी के कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0.069, सॉरी जीरो नहीं, 0.693 अपान टी हाफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज लाइफ क्या हो जाता है, तो एवरेज लाइफ हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस का टी एवरेज बराबर हो जाएगा 1/लेमडा, ठीक है। तो ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, टी हाफ पे डिपेंड नहीं करता, लेमडा पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फार्मूला फॉर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट आफ्टर एन लाइफ्स। एन लाइफ्स के बाद नंबर ऑफ, जैसे मान लीजिए कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पहले एक्स थे, ठीक है, तो जैसे ही उसकी एन लाइफ्स, उसकी टाइमिंग चेंज होती रहेगी तो ये घटेगा ना। तो मतलब कैसे पता करेंगे कि इतने लाइफ्स के बाद इसकी न्यूक्लियाई का इतना नंबर बचा है, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला होता है एन बराबर एन नॉट टू बाई एन, ठीक है फ्रेंड। यही एन क्या है, ये एन क्या है, यही तो फाइंड करना है हमको, ठीक है। और एन क्या है यहाँ पे, ये बाद वाला कंसंट्रेशन है, एन नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो बाद वाला इनिशियल मिल जाए तो आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने बचे हैं, ठीक है। चलिए लास्ट टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी, सॉरी एक्टिविटी। तो एक्टिविटी क्या होती है, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब किस रेट से रेडियो एक्टिविटी डीके हो रहा है, जिस रेट से रेडियो एक्टिव डीके होता है उसी को एक्टिविटी कहते हैं ना। एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके। तो ठीक है, इसको ए से डिनोट करते हैं, किससे, ए से डिनोट करते हैं एक्टिविटी को, ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, ए से। और इसका अगर क्या बोला, रेट ऑफ डीके, मतलब सबसे पहले बात और एक चीज़ है, जो रेट ऑफ डीके ए होता है, अभी रेट तो नहीं है, जो एक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन के कंसंट्रेशन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से अगर ये साइन हटेगा तो यहाँ पर आता है लेमडा डीके कांस्टेंट, मतलब एक्टिविटी इज इक्वल टू डीके कांस्टेंट इनटू एन, ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रेट बोल दिया है, मतलब ए बराबर आपका हो जाएगा माइनस डी एन बाई डी टी, ये होगा माइनस डी एन बाई डी टी, ये होगा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको बताया कि एक्टिविटी बराबर क्या होता है, लेमडा एन, और ये पहला इक्वेशन, और एक क्या हो गया, एक्टिविटी बराबर हो गया माइनस डी एन बाई डी टी, क्योंकि ये रेट कंसंट्रेशन घटेगा, ये दूसरा इक्वेशन। देखिए ए,
चलिए यहाँ पे देखिए, अगर आप दोनों को इक्वेट कर देंगे तो दोनों को इक्वेट करने पे क्या आ जाएगा आपके पास, आप ध्यान दीजिए, अगर आप दोनों को इक्वेट कर देंगे ना, तो दोनों को इक्वेट करने पे एक चीज़ आपको पता चल जाएगी, ठीक है, क्या, देखिए आपको भी मैंने बताया, ठीक है, तो वो हो जाएगा क्या, डी एन बाई डी टी, ठीक है, यहाँ पे माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लेमडा एन, ठीक है, ये लेमडा एन हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको आप फिर से करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई के पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है। और वहाँ कंसंट्रेशन के एन नॉट के केस में बस वहाँ पे बस जब कंसंट्रेशन लेंगे तो यहाँ पे एन एन नॉट हो जाएगा, लेकिन एक्टिविटी लेंगे तो ए नॉट बराबर ए नॉट ई के पावर माइनस लेमडा टी। तो फिर से देख लीजिए, आपको कन्फ्यूजन ना हो कि जो एक्टिविटी होती है ए हो जाएगी ए नॉट एल्फा, सॉरी एक्सपोनेंशियल में ये हो जाएगा माइनस लेमडा टी, ठीक है। इक्वेट कर दिए तो यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी तीन हो सकता है, रदरफोर्ड भी हो सकते हैं, बैकरल भी हो सकते हैं, क्यूरी भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इंपॉर्टेंट कन्वर्जन देख लेते हैं। तो एक रदरफोर्ड में 10 के पावर 6 डीपीएस होता है, डीपीएस में डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, एक सेकंड में जितना डिसइंटीग्रेशन होता है उसी को डीपीएस बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। तो एक रदरफोर्ड बराबर एक आर बराबर कितना होता है 10 to 6 डीपीएस, ठीक है। और एक बैकरल बराबर क्या हो जाएगा, एक बैकरल बराबर 1 डीपीएस, ठीक है, मतलब जितना बैकरल उतना डीपीएस, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 1 क्यूरी बराबर यही सबसे ज़्यादा होता है, 1 क्यूरी बराबर होता है 3.7 इंटू 10 के पावर 10 डीपीएस, ठीक है। मतलब एक क्यूरी में कितने डीपीएस होते हैं, 3.7 इंटू 10 to 10 डीपीएस, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये चैप्टर बहुत ही अच्छे ढंग से खत्म हुआ, थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन रेडियो एक्टिविटी अगर समझ में नहीं आती तो बाद में दिक्कत होती, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग, आपका काम है यस एस मीन सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो इसके बाद जो आएगा उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप रेडियो एक्टिविटी करा के फिर उसके बाद सीरीज चलेगी हम लोग की एग्जाम की तैयारी वाली, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।